दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख सेटबैक इन म्यांमार और मिलिट्री कूप और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख व्हाट हैज लेड टू द कूप इन म्यांमार के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। पिछले दिनों म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट के खिलाफ वहां बड़ी तादाद में प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी सड़कों पर लोकतंत्र बहाली की मांग को लेकर डटे हुए हैं। सेना और पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रही है। इस सैन्य कार्यवाही में अब तक कई प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं। दरअसल म्यांमार में सेना ने तख्ता पलटकर हिंसक और अवैध रूप से लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार की शक्तियों को हथियाकर सत्ता हासिल कर ली है। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेता आंग सान सू की को हिरासत में लिया गया है। साथ ही देश के मुख्य शहरों की सड़कों पर सैनिक तैनात कर दिए गए हैं और न्यूज चैनल, सोशल मीडिया आदि पर भी रोक लगा दी गई है। इस सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ बढ़ते जन आक्रोश पर की जा रही हिंसक कार्रवाई की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चौतरफा आलोचना हो रही है। भारत ने भी म्यांमार में जारी घटनाक्रम पर चिंता जताई है। इन चिंताजनक हालातों के बीच आइए बात करते हैं म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट की और जानते हैं इसका भारत म्यांमार के रिश्तों पर क्या असर होगा। आइए विचार करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं म्यांमार के बारे में और समझते हैं वहाँ राजनीतिक इतिहास की पृष्ठभूमि अब तक कैसी रही है। म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है जिसे बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। म्यांमार अपनी सीमा भारत, थाईलैंड, लाओस, बांग्लादेश और चीन के साथ साझा करता है। लगभग 57 मिलियन आबादी वाले देश में ज्यादातर आबादी बर्मन या बमार है। हालांकि यहाँ शान, करेन, राखीन जैसे कई एथनिक ग्रुप भी रहते हैं। यहाँ का मुख्य धर्म बौद्ध धर्म है। इसके अलावा यहाँ कई जातीय समूह भी रहते हैं जिनमें रोहिंग्या मुसलमान भी शामिल हैं। म्यांमार को 1948 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली थी। यहाँ 1962 में पहली बार सेना द्वारा तख्तापलट किया गया और इसी के साथ म्यांमार में सैन्य तानाशाही का दौर शुरू हुआ। इस दौरान सरकार पर मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोप भी लगते रहे। देश का संविधान भंग कर दिया गया। मीडिया की आजादी पर ताला लगा दिया गया। जनरल विन ने देश में नोटबंदी लागू की। बिना सोचे समझे उठाए गए इस फैसले का खामियाजा देश की जनता को उठाना पड़ा। 1988 में विन को पद से इस्तीफा देना पड़ा। बड़ी तादाद में प्रदर्शन हुए जिसे रोकने के लिए प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवाई गई। इस हिंसा में 3000 से ज्यादा लोग मारे गए। इन विरोध प्रदर्शनों को लीड किया म्यांमार के राष्ट्रपिता कहलाने वाले कमांडर आंग सान की सबसे बड़ी बेटी आंग सान सू की ने। उन्हें मानवाधिकारों के लिए लड़ने वाली फाइटर के तौर पर देखा गया। उन्होंने सैन्य शासकों को चुनौती देने के लिए अपनी आजादी त्याग दी। उन्हें कई सालों तक नजरबंद रखा गया, लेकिन उन्होंने सैन्य शासन के खिलाफ अहिंसापूर्ण आंदोलन जारी रखा। 1991 में नजरबंदी के दौरान ही सूकी को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। म्यांमार को 1962 से 2011 तक सैन्य शासन द्वारा शासित किया जाता रहा। 2010 के दशक में सैन्य शासन ने देश को लोकतंत्र की ओर बढ़ाने का फैसला किया। साल 2011 में ही यहाँ 5 दशकों से चले आ रहे दमनकारी सैन्य शासन का अंत हुआ था। हालांकि नई व्यवस्था के तहत सैन्य अधिकारी सत्ता में बने रहे, लेकिन राजनीतिक विरोधियों को मुक्त कर दिया गया और चुनाव आयोजित करने की इजाजत दे दी गई। इसी के साथ सूकी की भी रिहाई कर दी गई। 2015 में कराए गए चुनावों में आंग सान सू की पॉलिटिकल पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी यानी NLD को जीत हासिल हुई। यह म्यांमार का पहला स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव था जिसमें कई राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया था।
इन चुनावों के बाद यह उम्मीद जगी थी कि म्यांमार लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। इन चुनावों के बाद दूसरा चुनाव पिछले साल ही कराया गया था, लेकिन हालिया सैन्य तख्तापलट से इन उम्मीदों को धक्का लगा है। ऐसे में सवाल है कि म्यांमार में हालिया सैन्य तख्तापलट क्यों हुआ। साथ ही इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। दरअसल म्यांमार में पिछले साल नवंबर 2020 में हुए संसदीय चुनावों में ज्यादातर सीटें आंग सान सू की के राजनीतिक दल नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को हासिल हुई। 2021 की शुरुआत में जब नवनिर्वाचित संसद का पहला सत्र आयोजित किया जाना था, तभी सेना द्वारा संसदीय चुनावों में भारी धोखाधड़ी का हवाला देते हुए 1 साल के लिए आपातकाल लगा दिया गया। सेना का यह आरोप है कि आंग सान सू की ने धोखाधड़ी से चुनाव जीता है। दरअसल नवंबर 2020 में हुए इस चुनाव में आंग सान सू की पार्टी NLD को 80% वोट मिले थे। ये वोट आंग सान सू की सरकार पर रोहिंग्या मुसलमानों के नरसंहार के लगने वाले आरोपों के बावजूद मिले। इन नतीजों के बाद सेना के समर्थन प्राप्त विपक्षी पार्टी यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी यानी USPD ने चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाया। इस चुनाव को कई लोगों को आंग सान सू की सरकार के जनमत संग्रह के रूप में देखा। साल 2011 में सैन्य शासन खत्म होने के बाद से यह दूसरा चुनाव था, लेकिन म्यांमार की सेना ने इन चुनावी नतीजों पर सवाल खड़े किए। हालांकि चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है। सेना की ओर से सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति और चुनाव आयोग के अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत की गई है। इस आरोप को एक बयान की शक्ल देते हुए म्यांमार के सेना प्रमुख मिएन ऑन्ग ह्लेंग ने हस्ताक्षर के साथ बयान जारी किया और इसके साथ ही देश में साल भर लंबा आपातकाल लागू हो गया। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा योगदान म्यांमार के संविधान का है, जिसमें संसद की सभी सीटों का 1/4 हिस्सा सेना के हाथों में दिया गया है और देश के सबसे शक्तिशाली मंत्रालयों को नियंत्रित करने की गारंटी भी सेना को दी गई है। दरअसल साल 2008 में म्यांमार में तत्कालीन सैन्य शासन ने एक संवैधानिक संशोधन किया, जिसके तहत सेना के पास 25% सीटों का अधिकार होता है। साथ ही 3 अहम मंत्रालय, गृह, रक्षा और सीमाओं से जुड़े मामलों के मंत्रालय का अधिकार पूरी तरह से सेना के पास होता है और कई प्रमुख मंत्री पद भी सैन्य नियुक्तियों के लिए आरक्षित हैं। इसलिए वहां संसद में सेना का दखल काफी ज्यादा है। लेकिन लोकतांत्रिक सरकार का तख्तापलट किए जाने का घरेलू स्तर पर ही नहीं, दुनिया भर में विरोध हो रहा है। म्यांमार की स्थितियों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की क्या प्रतिक्रिया है? म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने चिंता जाहिर की है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने तख्तापलट किए जाने के बाद म्यांमार पर प्रतिबंधों को फिर से लागू करने की धमकी दी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस मामले पर एकजुटता की मांग की है। आसियान की अध्यक्षता कर रहे ब्रुनेई ने म्यांमार में सभी पक्षों के बीच संवाद और सामंजस्य का आह्वान किया है और फिर से सामान्य स्थिति बहाल करने का आग्रह किया है। वहीं G7 देशों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका ने एक साझा बयान जारी कर कहा है, हम म्यांमार की सेना से अपील करते हैं कि वो तुरंत आपातकाल खत्म करें और गणतांत्रिक रूप से चुनी सरकार को बहाल करें। साथ ही वो मानवाधिकार का सम्मान करें और जिन नेताओं को हिरासत में लिया गया है उन्हें रिहा करें। इधर म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट और यहां ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को हिरासत में रखे जाने के कारण ऑस्ट्रेलिया ने म्यांमार के साथ रक्षा सहयोग रद्द कर दिया है और सैन्य सरकार को मानवीय सहायता नहीं देने का भी फैसला लिया है। हाल ही में हुई भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की तीसरी क्वाड देशों की बैठक में भी म्यांमार में सैन्य तख्तापलट पर भी चिंता जताई गई और वहां पर चुनी हुई सरकार की जल्द से जल्द बहाली करने के लिए कहा गया। इस मामले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भी अहम बैठक हुई, लेकिन इस इमरजेंसी बैठक में चीन की सहमति हासिल नहीं हो पाई। चीन सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों में से एक है, जिसके पास वीटो का अधिकार है। म्यांमार पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिनिधि क्रिस्टिन श्राना ने सुरक्षा परिषद से आग्रह किया था
कि वो सेना के कदम की निंदा करे। इस पर चीन का कहना है कि तख्ता पलट के बाद अगर म्यांमार पर पाबंदियां लगाई गई या अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया गया तो हालात बिगड़ सकते हैं। म्यांमार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दबाव से बचाने के लिए चीन पहले भी कोशिश करता रहा है। वह न केवल म्यांमार का मित्र देश है बल्कि आर्थिक तौर पर म्यांमार को बेहद अहम मानता है। अल्पसंख्यक रोहिंग्या पर हमलों और उनके पलायन को लेकर रूस और चीन ने पहले भी संयुक्त राष्ट्र में म्यांमार का बचाव किया था। चीन का कहना है कि उसे उम्मीद है सभी पक्ष आपसी सहमति से मामले को सुलझा लेंगे। भारत की बात करें तो भारत भी म्यांमार में लोकतांत्रिक बदलाव की प्रक्रिया का समर्थन करता है। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने म्यांमार की स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए कहा है कि वो स्थिति पर नजर रख रहा है, लेकिन भारत ने कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी है। ऐसा इसलिए है कि भारत के लिए म्यांमार की सेना से अपने संबंध खराब करना एक व्यवहारिक विकल्प नहीं होगा, क्योंकि म्यांमार के साथ भारत के कई अहम आर्थिक और सामरिक हित जुड़े हुए हैं। ऐसे में सवाल है कि म्यांमार के साथ भारत के हित किन किन क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं और म्यांमार में जारी उठापटक से भारत के हित किस तरह प्रभावित होंगे। म्यांमार भारत का पड़ोसी देश होने के साथ अहम भागीदार भी है। भारत और म्यांमार के बीच राजनीतिक और आर्थिक संबंधों के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों का लंबा इतिहास रहा है। दोनों ही देश आसियान और बिम्स्टेक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मेकोंग गंगा सहयोग पहल में भी शामिल हैं। भारत ने म्यांमार के साथ कई महत्वपूर्ण अवसंरचना और विकास संबंधी परियोजनाओं की शुरुआत की है, क्योंकि भारत म्यांमार को पूर्वी एशिया और आसियान देशों में प्रवेश के द्वार के रूप में देखता है। म्यांमार के राखिन प्रांत में 2021 तक सिटवे डीप वाटर पोर्ट का परिचालन शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। साथ ही भारत द्वारा भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में मदद की जा रही है। आपको बता दें कि कलादान परियोजना कोलकाता को म्यांमार के सितवे और फिर म्यांमार की कलादान नदी से भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र को जोड़ेगी। इसके अलावा भारत और म्यांमार दोनों देशों ने 2018 में भूमि सीमा पार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके जरिए भारत म्यांमार सीमा पर प्रवेश या निकास के 2 अंतर्राष्ट्रीय बिंदुओं पर सीमा पार करने के लिए वैध दस्तावेजों वाले यात्रियों को यात्रा की इजाजत दी गई थी। भारत का एक महत्वपूर्ण हित सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। असल में भारत और म्यांमार एक दूसरे के साथ 1600 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा साझा करते हैं। साथ ही दोनों देश बंगाल की खाड़ी में समुद्री सीमा साझा करते हैं। भारत के 4 उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर से म्यांमार की सीमा लगी हुई है। इस सीमा पर ऐसे कई कबायली समूह हैं जो कि अलगाववादी हैं। ये समूह म्यांमार की सरकार और भारत सरकार के खिलाफ रहते हैं। अराकन सेना, काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी समेत 26 के आसपास ऐसे और गुट हैं जो यहाँ लोगों को परेशान करते हैं। फिर इनमें से कुछ गुटों को चीन का समर्थन भी मिला हुआ है। हमारे हित इसमें है कि इन अलगाववादी समूहों को खुली छूट ना मिले, क्योंकि इसका हमारी सीमा सुरक्षा पर असर पड़ेगा। भारत म्यांमार में शरण ले रहे यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी UNLF और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड यानी NDFB जैसे उत्तर पूर्व क्षेत्र के कुछ उग्रवादी समूहों को लेकर चिंतित है। भारत को उत्तर पूर्व सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए म्यांमार के समर्थन और उसके साथ समन्वय करने की जरूरत है। ऐसे में वहां चाहे सैनिक सरकार हो या चुनी हुई सरकार हो, उसके साथ हमारे रिश्ते ठीक बने रहना जरूरी है। फिर भारत की चिंता यह भी है कि अगर वह म्यांमार के सैन्य शासन के प्रति सख्त रवैया अपनाता है तो म्यांमार पूरी तरह से चीन के पाले में जा सकता है, और भारत ऐसा कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो चीन के साथ हमारा सीधा सामना होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अलावा भारत और म्यांमार दोनों देश ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में भी साझेदारी बढ़ा रहे हैं। हाल ही में भारत ने म्यांमार की श्वेत तेल और गैस परियोजना में 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा के निवेश को मंजूरी दी है। रोहिंग्या शरणार्थी भी एक अहम मुद्दा है। भारत और बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों में मौजूद रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षित
स्थायी और जल्दी वापसी सुनिश्चित करने के लिए भारत ने लगातार अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। ऐसे में सवाल है, आखिर क्या हो आगे की राह? म्यांमार में लोकतंत्र को खतरा होने पर भारत का चिंतित होना स्वाभाविक है, लेकिन भारत को वर्तमान में दूसरे देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देने की अपनी नीति के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अपने सिद्धांतों, मूल्यों, रुचियों और भू राजनीतिक वास्तविकताओं को बारीकी से संतुलित करना होगा। इसके लिए भारत को अपने हितों को देखते हुए म्यांमार की मौजूदा सत्ता के साथ अपने संबंधों को बनाए रखना चाहिए। भारत लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाला देश है। इस नाते वह दुनिया भर में लोकतंत्र की स्थापना का समर्थन भी करता रहा है। म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली का समर्थन भी भारत की लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा है। भारत को इस मामले में एक संतुलित कूटनीति अपनानी चाहिए, जिससे वह म्यांमार में सैन्य शासन से संबंध खराब किए बिना लोकतंत्र और मानवाधिकारों का समर्थन कर सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों का समर्थन करने वाले देश वाली अपनी छवि को भी बचा सके। इसके लिए भारत क्वाड, आसियान, सरीखे क्षेत्रीय समूहों के जरिए भी अप्रत्यक्ष रूप से म्यांमार पर लोकतंत्र बहाली का दबाव बना सकता है, क्योंकि इन क्षेत्रीय समूहों से म्यांमार के हित भी जुड़े हुए हैं। साथ ही यह भी जरूरी है कि भारत म्यांमार में जारी मौजूदा गतिरोध को खत्म करने में मदद करने के लिए संवैधानिकता और संघवाद से संबंधित अपने अनुभव साझा करें, जिससे इस समस्या को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट की हालिया घटना की समीक्षा कीजिए। बताइए, इस घटनाक्रम का भारत म्यांमार संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।